इस वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे कि बजट सेट में बदलाव तब कैसा होगा जब वस्तुओं की कीमत बदल जाती है। इसकी बात किसकी बात? आय में परिवर्तन की बात हम लोग अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं और इस वीडियो में किसकी बात करेंगे कि अगर वस्तु की कीमत बदल जाए तो क्या होगा, है ना। अब इसमें वही चीज जो हम लोगों ने पहले किया हुआ था, ये हमारा P1 x1 धन P2 x2 बराबर m था। ये किसका समीकरण है? ये हमारी बजट रेखा का समीकरण है और इस समीकरण को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। इस अवस्था में क्यों लिखा था? क्योंकि इससे हम लोगों को रेखा की जो प्रकृति है, रेखा कैसे दिखेगी वो समझना आसान हो जाता है ना। अब क्या किया, अब यहां पर यार पिछली बार हम लोगों ने क्या किया था, इसी को हम लोगों ने काफी ठीक से लिख दिया था। तो ऐसे लिख दिया था x2 बराबर ऋण P1 बटे P2 x1 धन m बटे P2, ये आया था। अब इसमें क्या हो रहा था, इसमें ऐसा क्या था, ये y इक्वल टू m x धन c इस अवस्था में है, इस फॉर्म में है। और इस फॉर्म का क्या फायदा होता है, आपको पता हो जाता है कि c ये है और इस रेखा की प्रवणता m है। लेकिन यहां पर राजा बाबू चीजें बदल रही हैं। अभी हम लोग ऐसा मानते हैं कि हम किसी एक ही वस्तु की कीमत बदल रहे हैं, दूसरी की नहीं बदल रहे हैं, ठीक। वो क्यों? क्योंकि आपको यह समझ में आना चाहिए कि दो वस्तुएं हमारे पास, दोनों की कीमतें अलग अलग है, कि P1 है कि P2 है। दोनों को एक साथ परिवर्तित करेंगे तो हमें वो परिवर्तन उतनी अच्छे से नहीं दिखेगा। हम पहले एक का परिवर्तित करके देखते हैं, फिर दूसरे का, फिर दोनों का परिवर्तित हो रहा होगा तो क्या हो रहा होगा आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहां पर मान लेते हैं कि P1 जो है वो बदल गया। क्या बदल गया? P1। और P1 अगर बदल गया और P1 बदल करके क्या हो गया? P1 डैश, तो क्या हो जाएगी? पूरी जो इक्वेशन थी, पूरा समीकरण था वैसा का वैसा ही बना रहेगा, बस P1 की जगह P1 डैश हो जाएगा और धन m बटे P2। यहां पर m परिवर्तित हो रहा है क्या? m नहीं परिवर्तित हो रहा, हम आमदनी नहीं परिवर्तित कर रहे हैं, हम सिर्फ पहली वस्तु की कीमत क्या है, जो दर है कीमत की, उसको परिवर्तित किया है, वो हो गया आपका P1 डैश। अच्छा, अब रेखा कैसी बन रही थी हमारी? वही पुरानी जो है, जो रेखा हम लोगों ने बनाई थी उसी को आप फिर से देख लीजिए। ये हमारा हो गया x2 वाला अक्ष और x1 वाला जो अक्ष है वो हम लोगों का कुछ इस तरह का आएगा। ये क्या हो गया? x2 की दिशा है, ये आपके x1 वस्तुओं की मात्रा जो है पहले वस्तु की, उसको क्या कर रही है? निरूपित कर रही है। अब देखो यहां पर y इक्वल टू m और साथ में x1 है, सॉरी m क्या हो गया? माइनस P1 डैश बटे P2, ये आपका m हो गया, धन c आपको वही है। कौन सा? अगर आपकी जो रेखा है जिसमें आपका जो c आ रहा था वो कैसा आ रहा था? वो c कुछ इस तरह का आ रहा था और इस c में y अक्ष यानी कि यहां पर x2 अक्ष, इसका जो बिंदु पर काट हो रहा है वो क्या आ रहा है? m बटे P2, और ये अभी भी वही है। इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारी नई रेखा बनकर के आई उस पे भी ये बिंदु तो आपको भाई साहब मिलेगा ही मिलेगा। क्या होगा? ये तो मिलेगा ही मिलेगा। और अब समझिए यहां वाला जो बिंदु है पहले वो क्या हुआ करता था? वो हमारा जब P1 प्राइस था, कितना? पहली वस्तु का P1, तो वो प्राइस क्या था? वो बिंदु क्या था? m बटे P1। अच्छा, अब बहुत ही आसान है। यहां पर क्या है? यहां पे जो अंश है m, वो तो दोनों जगह पर वही रहेगा, m का m रहेगा। यहां पे हर भी वही रहा, P2, देखिए P2 ही है तो वो भी आपका P2 रहेगा। लेकिन x1 एक्सिस पर ये जो आपका क्षैतिज अक्ष है, यहां पर क्या हो रहा है? जो हर है, जो डिनोमिनेटर है, वो P1 की जगह क्या हो गया? P1 डैश। क्या हो गया? P1 डैश। अब ये सोचो कि किसी भी भिन्न में अगर आपका हर बड़ा हो जाता है, क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है, तो जो भिन्न का मान है, अगर अंश वही का वही है और ये आपका बड़ा हो गया, तो जो भिन्न का मान है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। समझ ना, जैसे 7/2 है और 7/3 है, तो 7/2 और 7/3 में कौन सा बड़ा है? 7/2 बड़ा है। जब आपका हर बड़ा हो गया तो इसका मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यह बात समझ में आ गई। अब ये सोचो कि अगर P1 डैश बढ़ गया है, मान लीजिए P1 डैश, हम लोगों ने तो सिर्फ परिवर्तन की बात की है, लेकिन अगर P1 डैश क्या है? ज्यादा है किससे? P1 से। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जो वस्तु की कीमत थी वो कीमत अब बढ़ गई है, तो क्या हो जाएगा? m बटे P1 डैश यहां पे कहीं मिलेगा। ये क्यों मैंने किया? बाहर क्यों नहीं बनाया? क्योंकि m बटे P1 का जो भी मान है वो यहां से यहां की दूरी को निरूपित कर रहा है ना। और P1 डैश में क्या हो रहा है कि वो दूरी और कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सिर्फ अंश तो वही है और सिर्फ हर बदल रहा है और हर बड़ा हो गया, तो हर बड़ा हो गया तो भिन्न का मान
और कम आ गया। और सीधी सी बात भी है, पहले हम लोगों ने उदाहरण लिया था, पहले आपकी मान लीजिए इनकम 100 रुपए की थी और जो आपको X1 वस्तु है वो 20 रुपए की मिल रही थी, तो आप कितनी खरीद पा रहे थे? 5। अब राजा बाबू 20 की जगह वो वस्तु आपको कितने की मिलने लगी? 25 की, तो आप सिर्फ 4 खरीद पाओगे। तो पहले मान लो ये दूरी 5 है, तो अभी ये 4 रह गई। समझ में आ गया? क्या हो गई? कम हो गई। और सीधी सी बात है कि जब वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी तो आप कम खरीद पाओगे, और वो कम खरीद पाओगे ये आपको ग्राफ पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। लेकिन दूसरी वस्तु की कीमत में तो कोई परिवर्तन नहीं आया। तो अगर आप पूरी की पूरी इनकम उसी दूसरी वस्तु को खरीदने में खर्च कर दोगे तो अभी भी उतनी ही मात्रा खरीद पा रहे हो जितनी क्या हो रही थी, पहले खरीद पा रहे थे। और इस हिसाब से हमारे ये दो बिंदु मिल जाएंगे। अब एक और चीज देखिए, यहां पर आसानी है, बहुत आसानी है। आपको ये दोनों बिंदु तो मिल गए। ये दोनों बिंदु कब कब हैं? जब आपने पूरी की पूरी इनकम दूसरी वस्तु को खरीदने में खर्च कर दी, तो ये बिंदु मिल रहा है। और पूरी की पूरी इनकम अगर ये वस्तु खरीदने में खर्च कर दी, कौन सी? पहली वाली, तो आपको ये बिंदु मिल रहा है। और ये दोनों ही बिंदु रेखा पर उपस्थित होंगे। और किसी भी रेखा के दो बिंदु अगर आपको पता है, आप उन दोनों को मिला दोगे तो आपको वही रेखा मिलती है। क्यों? क्योंकि किन्हीं भी दो बिंदुओं से हमेशा एक यूनिक, एक अद्वितीय रेखा होकर के जाती है। तो आपको सोचना नहीं है। लेकिन अभी आपके इसको एक नई चीज आपको दिखेगी। क्या दिखेगी? नई चीज। अब वो आपको इंटरप्रेट करना आना चाहिए। एक अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के रूप में आपको पता होना चाहिए कि इस तरह के जो परिवर्तन हुआ है उसका अर्थ क्या है। समझ में आ रही है आपको बात? तो वो अर्थ क्या है वो आपको अभी दिख जाएगा। वो कौन से अर्थ की बात कर रहा हूं भाई? इस रेखा की प्रवणता, जो हमारी पुरानी रेखा थी, इसकी प्रवणता क्या थी? -P1/P2। और राजा बाबू यहां पर ये जो हमारी दूसरी लाइन आई है, इसकी प्रवणता क्या है? इसकी प्रवणता है राजा बाबू क्या? सॉरी, इसकी प्रवणता क्या है? इसकी प्रवणता है -P1-P2। क्या है? -P1-P2। अच्छा, अब यहां पे थोड़ा सा हम लोग वापस गणित में चलते हैं। कौन सी गणित में? कक्षा 10 में, कक्षा 9 में भी पढ़ी थी हम लोगों ने संख्या की, रेखा की जो समीकरण है, रेखा के इक्वेशन हम लोग कक्षा 9 में भी पढ़ी हुई है। कक्षा 10 में फिर से अच्छे से पढ़ी हुई थी और बार बार उसका रिपीटिशन भी होता रहा। निर्देशांक ज्यामिति में हुआ। फिर जब हम लोगों ने दो चरों वाले समीकरण युग्म पढ़े थे, तो उसमें भी हम लोगों ने देखा था ग्राफी विधि से हल करना। अगर आपको डाउट हो रहा है तो हम लोगों की गणित की वीडियोस भी पढ़े हुए, उनको देख लीजिए, एक बार आपको समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए क्या हुआ। ये जो दूसरी रेखा बनी है ना, ये पहले वाले केस में समांतर हो रही थी। जब हम लोग सिर्फ आमदनी बदल रहे थे तो जो बजट सेट में परिवर्तन हो रहा था, पहले आपका बजट सेट देखिए यहां से लेकर के पूरा था, अब कम हो गया। कम क्यों हो गया? क्योंकि एक वस्तु की कीमत बढ़ गई। अब कीमत बढ़ गई, इसका मतलब अब आप उतना सामान खरीद नहीं पाओगे। तो सीधी सी बात है कि क्या हो जाएगा? बजट सेट आपका छोटा हो जाएगा। और ये बजट सेट छोटा भी हो गया। लेकिन यहां पर जो नई चीज आई है वो ये है कि रेखा समांतर नहीं है। और वो क्यों नहीं है? क्योंकि अब दोनों की प्रवणता अलग अलग है। इसकी -P1/P2 है और इसकी -P1-P2 है। तो P1- जो है उसकी वजह से बदल गया। अब इसमें थोड़ा सा जो गणित वाली मैं बात बता रहा हूं समझने की कोशिश करना। प्रवणता का मतलब क्या होता है? प्रवणता का मतलब एक तरह से आप समझिए झुकाव होता है। क्या होता है? झुकाव। ठीक। तो जितनी ज्यादा प्रवणता होगी, देखिए थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करिएगा। अगर कोई रेखा ऐसी है, ऐसी होकर के जा रही है, ठीक, तो ये तो बहुत ही ज्यादा आप समझ लीजिए कि सीढ़ी बनी हुई है, तो आपको बहुत धीरे धीरे चढ़ना पड़ रहा है, बहुत धीरे धीरे चढ़ करके जा रहा है। तो इसका झुकाव क्या है? बहुत कम है। इसकी जगह कोई सीढ़ी ऐसी हो तो आपको उतना ही चलोगे तो आप काफी ऊपर पहुंच जाओगे। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा स्टीप है। स्टीप मतलब समझते हैं? स्टीप मतलब होता है कि ये काफी ज्यादा आपको एकदम से चढ़ाई आ जाएगी। चढ़ाई बहुत ज्यादा है और ये चढ़ाई बढ़ती चली जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ती चली जाएगी अगर आप इस दिशा में जा रहे हो। ठीक है। अच्छा, और ये धनात्मक परिवर्तन आ रहा है। धनात्मक का मतलब क्या हो रहा है कि आप धनात्मक x दिशा में बढ़े तो आप धनात्मक y दिशा में भी बढ़ रहे हो। क्यों? क्योंकि आप अगर मान लीजिए यहां पर थे पहले और आप यहां पर पहुंच गए, तो इसका मतलब कैसे पहुंचे? ऐसे पहुंचे, धनात्मक x और इतना धनात्मक y। तो दोनों ही तरह के परिवर्तन क्या हो रहे थे? धनात्मक हो रहे थे। और अभी जो हमारा बजट सेट बनता है ना राजा बाबू, उसमें क्या होता है? उसमें थोड़ी सी चीजें उल्टी दिशा में हो रही होती है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो गया, आपको बहुत ही आराम से समझ में आ जाएगा। देखना यहां पर क्या होता है, हम लोगों ने देखा कि हमारा बजट सेट यार ऐसा बन रहा था। कैसा बन रहा था? मान लीजिए ऐसा बनता, ठीक, ऐसा बनता, और उसके बाद से फिर ऐसा बन जाता, फिर ऐसा बन जाता, फिर ऐसा बन जाता। तो अगर आप यहां से चढ़ना स्टार्ट करते, कहां से? यहां से, तो आपको उतनी चढ़ाई नहीं मिलती जितने की आपको यहां से मैं बोल रहा हूं कि आप चढ़ जाओ। तो ये तो बहुत ज्यादा चढ़ाई हो गई।
है ना, यानी कि चढ़ाई क्या हो गई, ज्यादा हो गई। और प्रवणता का एक मतलब क्या होता है कि चढ़ाई कितनी है, बहुत ज्यादा चढ़ाई है क्या। और देखिए अभी ये रेखा है और ये रेखा, तो इसमें चढ़ाई कितनी है, इसमें चढ़ाई आपकी ये है ना, और यहां पर हो जाओगे तो दोनों में किसमें ज्यादा चढ़ाई है, इसमें ज्यादा चढ़ाई है, क्योंकि आप इसमें कम दूरी तय करके उतनी दूर पर पहुंच जा रहे हो। यहां पे आपको जीना बहुत बड़ा है तब आप यहां पे पहुंच रहे हो। तो इसमें जो है अगर सीढ़ियां मान लो, जीना मान लो, तो यहां पर उतनी तेजी से आपको चढ़ना नहीं पड़ रहा है। क्या नहीं पड़ रहा है, उतनी तेजी से नहीं चढ़ना पड़ रहा। और ऐसा होगा भी, क्यों होगा, क्योंकि समझिए प्रवणता का मतलब क्या है, -P1 बटे P2, और इसमें क्या हो रहा है -P1 डैश, और P1 डैश बड़ा है, हर आपका उतना ही है। इसका मतलब इस भिन्न का जो मान आएगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप इसका निरपेक्ष मान देखोगे, ऋणात्मक चिन्ह को आप छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, ऋणात्मक चिन्ह सिर्फ ये बता रहा है कि जब आप ऊपर जा रहे हो, यानी कि y में तो आप धनात्मक दिशा में जा रहे हो, लेकिन x आपका कम होता जा रहा है, तो y बढ़ रहा है और x कम हो रहा है, इसलिए डेल्टा y बटे डेल्टा x। डेल्टा किसको बोलते हैं हम लोग, किसको बोलते हैं, देखिए ये है आपका डेल्टा y बटे डेल्टा x। तो ये तो आपका इस दिशा में अगर जाओगे तो क्या हो रहा है, ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है। अब धन में आप ऋण से भाग दोगे इसलिए ऋण आ जाता है। तो ये ऋण जो चिन्ह है, ये वाला ऋण चिन्ह या ये वाला ऋण चिन्ह, इसको अगर आप थोड़ी देर के लिए हटा दो, निरपेक्ष मान हम निकालते हैं, तो हम ऋण और धन दोनों को हटा करके सिर्फ धन मानते हैं। तो निरपेक्ष मान में हमें यह समझ में आ जाना चाहिए कि अगर पहली वस्तु का प्राइस बढ़ गया तो राजा बाबू क्या हो जाएगा, तो इसका स्लोप जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, चढ़ाई जो है बढ़ जाएगी, और वो बढ़ भी रही है। देखो यहां पर अगर मान लीजिए यहां पर आ जाए, प्राइस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए, तो सोचिए कि कितना कठिन हो जाएगा भाई, फिर तो उसको रस्सी लगा के चढ़ना पड़ेगा, सीढ़ी पे तो चढ़ ही नहीं पाएगा। समझ रहे हैं, मैं सैनिक स्कूल गया था, तो सैनिक स्कूल का एंट्रेंस होता है, और यूपी सैनिक स्कूल के एंट्रेंस में पहले आप रिटन एग्जामिनेशन देते हो, फिर फिजिकल होता है। तो फिजिकल में बहुत सारी चीजें करनी होती थी, हम लोगों को दौड़ना होता था, एक ऐसा पतला सा रास्ता होता था, उस पर दौड़ के चढ़ना होता था। तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो हम लोग तैयारी करते थे, और मैं बचपन से खेलने कूदने में अच्छा था, लेकिन रस्सी चढ़ना नहीं आता था। और फिजिकल में रस्सी चढ़ना भी सिखाया जाता था कि आपको आना चाहिए, जब उसका फिजिकल एंट्रेंस में ही फिजिकल जो हो रहा है। तो हम लोगों का, जब मैं था अपने घर पे, तो ऊपर एक छत पे कड़ा बना हुआ था, कड़ा समझते हैं आप, उसमें रस्सी बांध दी गई थी, तो मैं उस पर चढ़ने की प्रैक्टिस करता था। तो अगर मान लीजिए आपको यहां पर खड़ा कर दिया जाए और यहां तक पहुंचना है, तो आपको रस्सी पकड़ करके ऐसे चढ़ना पड़ेगा। समझ रहे, आप स्टेप्स पे तो चढ़ ही नहीं पाएंगे, सीढ़ी के थ्रू चढ़ ही नहीं पाएंगे, सीढ़ी कैसे बना लोगे यार, सीढ़ी बनी नहीं पाएगी। तो इतनी ज्यादा प्रवणता कब हो जाएगी, जब P1 बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। और उसी को दूसरी तरह से देखो, P1 बहुत ज्यादा हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि पहली वस्तु बहुत ही महंगी हो गई। पहले 10 रुपए में मिल रही थी, अब 1000 रुपए में मिल रही है। तो अगर 10 रुपए में मिल रही थी और आपके पास 1000 रुपए थे, तो आप 100 वस्तुएं खरीद पा रहे थे, और अब 1000 रुपए की मिलने लगी तो आप एक ही वस्तु खरीद पा रहे हो। तो पहले जब आप दूर थे, अब बहुत ही पास आ पाओगे। क्यों, क्योंकि ये वो संख्या है, ये जो दूरी है वो उस संख्या को निरूपित कर रही है जो x1 की मात्रा है, पहली वस्तु की मात्रा है, और अगर उसका दाम बढ़ गया तो आप बहुत पास आ जाओगे। तो ये हमें क्या समझ में आया, हमें ये समझ में आ गया कि प्राइस अगर उसका बदल रहा होगा, किसका, पहली वस्तु का, तो किस तरह से परिवर्तन होगा। और एक बार आपने समझ लिया, क्या किया राजा बाबू, एक बार समझ लिया, फिर तो बिल्कुल खेल है। वो खेल कैसे है मैं आपको समझाता हूं, 1 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारी पहली क्या था, समीकरण था, जो हमने कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। अभी क्या हो जाता है, P1 अगर बदल जाता है तो आपको समीकरण क्या मिलता है, -P1 डैश बटे P2 x1 धन MP2। इसका मतलब क्या हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ हमारी ये जो नीचे वाला पॉइंट था वो बदल जाता है, तो इसकी पूरी प्रवणता बदल जाती है और झुकाव बढ़ जाता है। जब P1 आपका क्या था, P1 डैश बढ़ गया, P1 से ज्यादा हो गया। और अगर प्राइस कम हो जाए राजा बाबू, तो यही लाइन आपकी बाद में ऐसी हो जाएगी। समझ गए, तो झुकाव और कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि P1 डैश छोटा हो गया P1 से, तो अब ये भिन्न छोटी हो गई, तो जो झुकाव है वो कम हो जाएगा अगर आप उसका निरपेक्ष मान देखोगे, है ना, इतना हो गया। अब इसकी जगह अगर P2 बदल जाए, यहां पे क्या हो जा रहा है, P2 बदल जा रहा है, तो P2 बदलेगा तो क्या हो जाएगा, ये भी बहुत ही आसान है, इसमें भी बिल्कुल कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। कैसे होगा, देखिए आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। ये हमारा, मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, चतुर्थांश है। चतुर्थांश समझते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेंट। इधर x2 की दिशा है, इधर x1 की है, और हम अपनी पहली लाइन ऐसे ही बना देते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। ये मान लीजिए हमारी पहली लाइन है, कुछ भी है। अब कुछ भी जो है, इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ P2 बदल रहे हैं। तो देखो m बटे P1, ये हमारी वस्तु की वो मात्रा थी जो हम कब खरीद पा रहे थे, जब प्राइस M1 P1 था और टोटल आय हमारी M थी। वो तो अब वही रहेगा, क्यों, क्योंकि इस बार हम लोग क्या बदल रहे हैं, सिर्फ P2 बदल रहे हैं। तो इस बार जो नया समीकरण बनेगा वो ऐसा बनेगा, x2 बराबर -P1 बटे P2 डैश x1 धन क्या हो जाएगा, M बटे P2 डैश।
क्यों? क्योंकि P2 डैश बदल गया। तो यहां पर इस समीकरण में यार ये अंतर आ रहा है, देखो यहां पर, और साथ में ये अंतर आ रहा है। अब सोचो कि P2 डैश बड़ा हो जाए, क्या हो जाए? बड़ा हो जाए। इसका मतलब दूसरी वस्तु अब महंगी हो गई। क्या हो गई? महंगी। तो पहले आप इतनी दूसरी वस्तु खरीद ले रहे थे, अब महंगी हो गई तो कम खरीद पाओगे, तो यहां पे कहीं पे पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन पहली वस्तु की कीमत तो बदली नहीं, तो पहले भी जितनी आप खरीद पा रहे थे उतनी खरीद पाओगे। कब? जब आपने पूरी की पूरी अपनी आय सिर्फ पहली वस्तु को खरीदने में खर्च कर दी, तो आपको यही पॉइंट मिलेगा। अब ऐसी स्थिति में जो रेखा बनेगी वो कुछ ऐसी बन जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी रेखा जो है ना, उसके दो बिंदु पता चल जाए तो रेखा को हम लोग बना सकते हैं, और हम लोग इसको बना देते हैं। अब इसको जो बन करके आएगी ना, उसको आप देखेंगे तो आपको इंट्यूशन से समझ में आ जाएगा कि हाँ सही चीज हुई है। ठीक है, मान लीजिए आपका बनकर के आ गया। अब पहला वाला पॉइंट क्या था? ये तो पहला वाला था, तो m बटे P2 था, और ये नया पॉइंट क्या है? m बटे क्या है राजा बाबू? P2 डैश। क्यों? ये नया प्राइस है। क्या है? नया प्राइस। और P2 डैश क्या है? ज्यादा है। तो आप उतनी ही संख्या में बड़ी चीज से भाग दोगे तो छोटी चीज मिलेगी, इसीलिए ये नीचे आ गया। अब इस रेखा की प्रवणता क्या हो गई? कम हो गई। देखो ये है, यहां पर आप सोच लो, खड़े होकर के सोच लिया करो कि आप सीढ़ियां चढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, तो ये वाले जब सीढ़ी आप चढ़ रहे हो तो आपको चढ़ना कठिन होता है। दूसरी वाली है, ये आराम से चढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका झुकाव कम हो गया। तो झुकाव कम हो गया, जब आप आराम से सीढ़ी चढ़ रहे हो तो झुकाव क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है। तो आपके लिए ये झुकाव कम हो गया, और झुकाव कम होगा भी। क्यों होगा? क्योंकि झुकाव क्या था? प्रवणता क्या थी? -P1 बटे P2 डैश हो गई। अब पहले P1 बटे क्या थी? पहले क्या थी? पहले थी -P1 बटे P2। और हम लोग सिर्फ झुकाव की बात करते हैं तो निरपेक्ष मान ले लेते हैं, तो निगेटिव आप हटा दो। वो निगेटिव क्या है? निगेटिव सिर्फ दिशा को बता रहा है कि y के साथ साथ x का परिवर्तन किस दिशा में हो रहा है। तो y में आप धनात्मक परिवर्तन कर रहे हो तो x में ऋणात्मक हो रहा है, या उल्टा हो जाएगा, y में ऋणात्मक होगा जब आप x में धनात्मक होगा। ऊपर से नीचे आओगे तो y ऋणात्मक हो रहा है, x धनात्मक हो रहा है, और जब नीचे से ऊपर जा रहे हो तो जो आपका x है वो नकारात्मक है, और y में जो परिवर्तन हो रहा है वो सकारात्मक है। इस वजह से निगेटिव साइन आता है। तो ऋणात्मक साइन अगर आपने हटा दिया तो इन दोनों भिन्नों में कौन सी भिन्न ज्यादा बड़ी है? बताइए। ये छोटी है यार। ये छोटी क्यों है? क्योंकि यहां पर अंश दोनों में एक ही जैसा है, और हर इसमें बड़ा है। किसमें? इस वाले में। तो हर आपने बड़ा कर दिया तो क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगी, छोटी। और इसी वजह से इसका मतलब क्या हुआ कि जो अब नई रेखा आएगी उसका झुकाव कैसा होगा? कम होगा। तो ये आपका नया झुकाव आ गया। और इस रेखा की प्रवणता क्या हो गई? ये हो गई ऋणात्मक साइन के साथ, और ये जो है ना, ये आपका ऋणात्मक चिन्ह के साथ। ये पहली रेखा की प्रवणता थी। अच्छा, यहां पर देखो, यहां पर क्या हो गया? यहां पर भी जो हमारा बजट सेट है वो छोटा हो गया, और सीधी सी बात है क्योंकि एक वस्तु महंगी हो गई है। क्या हो गई है? महंगी हो गई है। तो हम लोगों ने अभी तक जो भी बात की है कि आय के साथ क्या हो रहा था, वस्तुओं की कीमत के साथ क्या हो रहा था, वो ब्रीफ में समझ लिया। इन्हीं दोनों चीजों को एक साथ हम समराइज करेंगे अपने अगले वीडियो में, और आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये परिवर्तन होगा तो ऐसे होगा, ये परिवर्तन होगा तो ऐसे होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।